अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ। ओपीडी ऑनलाइन के साथ एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा टॉपिक कैंसर का है। कैंसर यानी कि सरतान, बहुत सीरियस बीमारी, ऐसी बीमारी जिसके बारे में ओवर डॉक्टर्स को भी ज़रा कम ही पता होता है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है। इसी वजह से आज हमें मदऊ किया है एक स्पेशलिस्ट को, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट को। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर जवेरिया साजिद, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम और आप हमारे पास आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर जवेरिया, कैंसर की का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। जी आप माशाल्लाह एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप कैंसर का इलाज करती हैं। कैंसर के बारे में बहुत, क्योंकि मालूमात कम है, जी सही मालूमात मजीद कम है, जी। तो बहुत मिसकंसेप्शन से बहुत ज़्यादा गलत हाँ फहमियाँ जी। हैं, पता नहीं चलता क्या सच है क्या नहीं है। तो अभी आज जनरली मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो आम हमारी सोसाइटी में बातें फिरती रहती है कैंसर के बारे में, और जी ये नहीं मालूम क्या वो सही भी है या वो नहीं है। जी। पहला जो सवाल है वो होता है कि जी हमारे घर में फलां को कैंसर है, तो क्या कैंसर हमें भी लग जाएगा? क्या उनकी वजह से वो इन्फेक्शियस बीमारी है? क्या कैंसर फैल जाएगा उनकी वजह से? क्या उनको दूर हम कर दें? प्लीज ये बताइए कि क्या कैंसर छूत की बीमारी है या नहीं है? जी। थैंक यू डॉक्टर समर। आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमसे आउटडोर्स में भी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जिनका नया नया डायग्नोज हुआ होता है कैंसर, वो हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या हमें अब पेशेंट का कमरा अलहदा कर देना चाहिए या किस तरह पेशेंट को डील करना चाहिए ओवरऑल। तो ये एक बिल्कुल गलत बात है या मिसकंसेप्शन हम कह सकते हैं, है कि कैंसर एक छूत की बीमारी है। कैंसर बिल्कुल भी एक छूत की बीमारी नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र इस तरह से नहीं हो सकता। ना ये मरीज़ के हाथ लगाने से, मरीज़ के साथ एक प्लेट में खाना खाने से या सोने से या उसके साथ एक कमरे में रहने से ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कैंसर की जो होने की वजूहात होती हैं वो मुख्तलिफ और बहुत सारी होती हैं, जिन पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी एक ऐसी बीमारी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इस तरह से ट्रांसफ़र हो सके टच करने से। बल्कि कैंसर का मरीज़ जो होता है वो एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो और केयर की ज़रूरत होती है। तो उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि इनको आपकी पहले से भी ज़्यादा तवज्जो की और मोहब्बत की और अटेंशन की ज़रूरत है। आप इनका जितना हो सके ख्याल रखें, इनके साथ रहें, ताकि वो मेंटली भी इस मुश्किल बीमारी से लड़ने की उनके अंदर ताकत पैदा हो सके। बहुत उम्दा बात की आपने। तो मुझे मेरा एक सवाल मेरी तरफ, जी मुझे ये बताइए कैंसर होता क्या, यानी कि वो है क्या? जी। कैंसर दरअसल हमारी बॉडी के अंदर जो खुलिये होते हैं, जिन्हें सेल्स कहा जाता है, जब सेल्स अपनी एक नॉर्मल सेल्स की एक डिवीजन की एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, जो हम बॉडी में डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है और एक स्पेसिफिक नंबर होता है। वो उन्होंने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है और एक स्पेसिफिक टाइम पे उनकी सेल डेथ हो जाती है। यानी जब वो सेल्स अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उन ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो इस सारे प्रोसेस को हम सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहते हैं। नॉर्मल है नॉर्मल, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि सेल बन रहा है, उसका साइज और उसका नंबर एक खास हद तक इंक्रीज हो रहा है, और फिर वो जब सेल डिवीजन उसकी और पूरा जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो सेल डेथ की तरफ चला जाता है। सही। जब हमारी बॉडी में कोई भी सेल जो है किसी भी वजह से उनके या नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए या उसका साइज ज़्यादा हो जाए और वो बॉडी की कंट्रोल मैकेनिज्म्स के से बाहर निकल जाए, यानी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन उनकी स्टार्ट हो जाए, वो डिवाइड करते जा रहे हैं और एक ख़ास हद से ज़्यादा उनका नंबर और साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। वो जिस्म में मुख्तलिफ गिल्टियों की शक्ल में या और किसी कैंसर की मुख्तलिफ रीजन्स में वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं, और ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है कि जिसमें सारा एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स जो
खून सप्लाई करने वाली नालियाँ होती हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, और जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो जैसे सेल्स को जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, वो सारे प्रोसेसेस और पाथवेज जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। सही, तो एक बड़ी काबू चीज बढ़ना शुरू हाँ हो जी, जाती है और बिल्कुल। जिस्म की दूसरी चीजें उस पर सर्फ होना हाँ शुरू जी, हो जाती और जो फिर उसके नतीजे में जो नॉर्मल हमारी जिस बॉडी की मैकेनिज्म्स होती हैं और नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, वो सेल सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कैंसर बन जाता है। है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर जवेरा, ये बताइए, क्या कैंसर नस्ल बस नस्ल चलता है? क्या ये जेनेटिक है? क्या अगर मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों को कैंसर है तो क्या मुझे भी हो जाएगा? जी, इसमें ये है कि कैंसर की जो कॉजेज़ होती हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज जो होती है वो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। जेनेटिक म्यूटेशन का ये मतलब है कि इन हमारी बॉडी में मुख्तलिफ बहुत सारे जीन्स मौजूद हैं। उन जीन्स के अंदर जब तब्दीली वाक़ होती है उसको जेनेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। उन जेनेटिक म्यूटेशंस का कॉज जो है वो हेरेडिटरी यानी मौरूसी भी हो सकता है, और जो कि आपके बाप दादा या माँ से आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जबकि जो दूसरा कॉमन कॉज होता है वो एक्वायर्ड म्यूटेशंस होती हैं। एक्वायर्ड म्यूटेशन का मतलब है कि वो आपको आपकी फैमिली से ट्रांसफ़र नहीं हुई, पैदाइश के वक्त वो म्यूटेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन वो आपको आपकी ज़िंदगी में किसी भी टाइम पे वो म्यूटेशन या वो तब्दीली आपके जीन्स में वाक़ हो गई है, तो इसको एक्वायर्ड जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। ये एक्वायर्ड जेनेटिक म्यूटेशन मुख्तलिफ इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कि हमारी जो फ़िज़ा में आलूदगी फैल रही है उसकी वजह से, जो हमारे जहर आलूद गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की दूसरी नशावर चीज़ें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये एक्वायर्ड म्यूटेशंस कॉज करते हैं। जहाँ तक बात है फैमिली हिस्ट्री की, आपने बात की कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर है तो जी, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स में मुख्तलिफ रिस्क होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है तो आप में रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से दुगना या 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह कुछ कैंसर्स में फैमिली हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और कुछ कैंसर्स में इतना ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री का रोल नहीं होता। आम तौर पे अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो तकरीबन 5 से 15% जो कॉज होता है म्यूटेशंस का वो मौरूसी होता है। अच्छा, तो सिर्फ 5 से 15% जी, चांस कैंसर जो अप्रॉक्सीमेटली है वो हमें फैमिलीज में फैमिली से चलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी अज जी, खुद। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक आपने बताया कि कैंसर भाई क्या होता है, आपने बताया, और क्यों होता है वो आपने टच किया कि जी, आलूदगी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जी। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि एक दफा अगर कैंसर हो जाए, जी, चाहे कहीं का भी हो, क्या वो लाइलाज है? कैंसर जो है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। आम तौर पे जैसे अगर हम सॉलिड ट्यूमर के कैंसर्स की बात करें तो उनको 4 मेजर स्टेजेस में, स्टेज 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया होता है, जो कि चौथी स्टेज जिसको आखिरी स्टेज भी आम जबान में कहा जाता है। ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं अगर उनको अर्ली स्टेज में यानी स्टेज 1 और 2 और बहुत से कैंसर्स में स्टेज 3 पे भी डायग्नोस कर लिया जाए तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो हम जड़ से उस कैंसर का खात्मा कर सकते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको बर वक्त इलाज से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मरीज़ जो है एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बर वक्त तशखीस की जाए और अर्ली स्टेज में उसका इलाज शुरू किया जाए। अगर मरीज़ चौथी स्टेज में, जिसे स्टेज 4 भी कहा जाता है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट करता है, तब उसके मुकम्मल ठीक होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तब फिर हम पेशेंट को पिलिएटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं कि हम उसके मज़ीद फैलाव को रोक सकें, कैंसर को मज़ीद फैलने से रोकें, पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन उसका तब जड़ से खात्मा मुमकिन इतना नहीं रहता जितना कि अर्ली स्टेजेस में होता है। तो अगर किसी भी आपके घर में या आपको खुद कोई इस तरह का खदशा लग रहा है कैंसर का, तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी डॉक्टर या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करें, और ताकि आपकी बर वक्त तशखीस हो सके और अर्ली स्टेज में उसका इलाज हो सके, ताकि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। इसी हवाले से डॉक्टर जवेरिया बताइए कि कई लोगों को गिल्टियां हो जाती हैं जी, जिस्म के किसी हिस्से में हो, जी, छाती में हो जाए, खवातीन को बहुत हाँ कॉमन जी, है।
तो अक्सर फिर खवातीन जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, जी ना सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाती, घर वालों तक को भी नहीं पता जी। चलने देती। कैसे पता चले कि कौन सी गिल्टी खतरनाक है, कौन सी नहीं है? जी दर्द वाली गिल्टी खतरनाक है, बगैर दर्द की गिल्टी खतरनाक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई गिल्टी निकली है तो और वो ठीक नहीं हो रही, कुछ अरसे तक ठीक नहीं हुई और आपको वो एबनॉर्मल नोयत की लग रही है, यानी वो आपको कोई ऐसे छोटी मोटी आम गिल्टी नहीं लग रही, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के पास किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। वो उसका जब मुआयना करेगा तो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है गिल्टी की नोयत और उसकी साख को देख के कि ये गिल्टी खतरनाक है या नहीं है। वो आपको फिर रेलिवेंट डॉक्टर के पास, अगर ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, अगर सर्जन की ज़रूरत होगी बायोप्सी के लिए तो सर्जन के पास वो आपको रेफ़र कर देगा। लेकिन ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, मेरे पास बहुत सी ऐसी पेशेंट्स आती हैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि एक एक दो दो या तीन तीन साल इससे भी ज़्यादा अरसे से उनको गिल्टी बनी होती है, लेकिन उनका कहना ये होता है कि मुझे इस गिल्टी में दर्द नहीं था तो इसलिए मैंने चेक नहीं करवाया, ये गिल्टी मुझे कुछ कह नहीं रही थी और बहुत छोटी सी थी तो इसलिए मैंने चेक नहीं करवाया। जब वो गिल्टी का साइज बहुत बढ़ जाता है, जब वो जिल्द को और नीचे जो नर्व्स पड़ी हुई हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती है और मरीज की को दर्द होने लग जाती है, वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करने लग जाती है, तो मरीज आके डॉक्टर से रुजू करता है। तब तक अक्सर औकात गिल्टी का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो उसकी स्टेज जो है वो ऊपर चली गई होती है। जैसे स्टेज 1 में उनको प्रेजेंट किया होगा 2-3 साल पहले, इतना छोटा साइज होगा कि वो स्टेज 1 होगी, वो 2 या 3 या इवन 4 बन चुकी होती है उस टाइम तक। तो उसी के लिहाज से आप ये देखें कि उनके ठीक होने का चांस कितना कम हो गया होता है। तो कैंसर की जो मोस्टली गिल्टियां होती हैं अर्ली स्टेजेस पे, उनमें दर्द नहीं होती, वो पेनलेस होती हैं। दर्द उनमें तब होती है कि जब वो इन्फेक्टेड हो जाएं या वो जिल्द को या नर्व्स को या इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करने लग जाएं, और वो तब होता है जब उनका साइज बढ़ता है। लेकिन कभी कभी दर्द हो भी सकती है कैंसर वाली गिल्टियों में, तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी गिल्टी जो आपकी कुछ अर्से तक ठीक ना हो तो आप अपने घर के पास किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपको बता सके और गाइड कर सके कि आपको आगे क्या करना चाहिए। शुक्रिया। आपकी इस बात से एक जो कान खड़े हुए वो ये हुए कि जी छाती में गिल्टी थी 2-3 साल से, तो जी। अगर कैंसर की गिल्टी हो हम्म। इतना वक्त होता है? हाँ जी, मुख्तलिफ कैंसर्स का जो टाइम पीरियड होता है स्प्रेड का, वो डिफरेंट होता है कि वो कितने अरसे में वो अपग्रेड होंगे, अप स्टेज होंगे। तो अगर हम छाती की बात करते हैं तो छाती के कैंसर में स्टेज 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जाने में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे ब्लड कैंसर्स हैं या लिम्फोमाज हैं, जिनके अंदर हमें मुख्तलिफ गदूद जो हैं वो मरीज के भर जाते हैं, गर्दन में गिल्टियाँ बन रही हैं, बगल में बन रही हैं, उसमें इतना टाइम नहीं होता। वो विद इन फ्यू डेज या इवन फ्यू मंथ्स या इवन डेज जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं और पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर जाता है डॉक्टर के पास। तो ये डिफरेंट कैंसर्स के जो स्प्रेड का टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है और उनकी एग्रेसिवनेस भी डिफरेंट है। सही। अब कैंसर के इलाज की तरफ के कुछ सवाल हैं। जी ये बताइए, कीमोथेरेपी जी। क्या चीज है? कीमोथेरेपी बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको कीमो के नाम से ही वो बहुत डरे हुए होते हैं कि कीमोथेरेपी पता नहीं कौन सा ऐसा एक प्रोसीजर है। आमतौर पे लोगों के जहन में होता है कि कोई प्रोसीजर है, कोई पेनफुल प्रोसीजर है जिससे हमने गुजरना है। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर का इलाज करने वाली दवाइयों को कहते हैं। वो तमाम दवाइयाँ जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं उनको कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कीमोथेरेपी टैबलेट्स और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी होती हैं जो हम मरीज़ को प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो मरीज़ घर में जाकर हमारी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक खाता है और 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज़ और टाइप वो हमारे पास फॉलोअप के लिए आता रहता है। लेकिन ज़्यादातर कीमोथेरेपीज़ जो होती हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में होती हैं। उन इंजेक्शंस को हम, जो ड्रिप्स होती हैं, जो नॉर्मल सेलाइन या ग्लूकोज की ड्रिप्स होती हैं, उनके अंदर डाल के जैसे ड्रिप मरीज़ को लगती है बिल्कुल उसी तरह वो कीमोथेरेपीज़ भी मरीज़ को लगती हैं। 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे, हर दवाई का जो होता है इन्फ्यूजन रेट वो डिफरेंट होता है हर कीमोथेरेपी का, और डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट दवाइयों का डिफरेंट रेट होता है और उसको कितने ml सेलाइन में या ग्लूकोज में हमने उसको डाइल्यूट करना है वो भी डिफरेंट होता है।
तो बेसिकली ये है कि आप ये समझ लें कि ड्रिप्स की फॉर्म में ही लगना होता है, जैसे फ्लूइड्स लगते हैं उसी तरह ही ये लगती हैं। और इसके लिए ज़्यादातर पेशेंट्स को डे केयर बेसिस पे ही लगाया जाता है। जो बहुत लंबी इन्फ्यूजन्स होती हैं 20-24 आवर्स की, उनके लिए मरीज़ों को एडमिट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो सॉलिड ट्यूमर्स की इन्फ्यूजन्स होती हैं वो शॉर्ट इन्फ्यूजन्स होती हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे इस तरह। तो मरीज़ को डे केयर बेसिस पे हम बुलाते हैं, उसकी जितने भी साइकिल्स और जितने भी ड्रग्स होते हैं वो देकर फिर हम मरीज़ को छुट्टी दे देते हैं। और वो तमाम दवाइयाँ जो कि पेशेंट को पोस्ट कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड होती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली आने होते हैं, जैसे उल्टी हो गई, दर्द हो गई, लूज मोशन हो गए, वो हम उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो उसके मुताबिक वो ले लेते हैं। तो ये एक कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आपको सुई लगनी है, जैसे कि आप ड्रिप लगवाते हुए सुई लगवाते हैं अपनी बाजू में, और उसी तरह ही ड्रिप की सूरत में ही आपको वो दवाई लगनी है। ये इटसेल्फ प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। डॉक्टर जवेरिया, मगर सुना तो ये गया है कि बहुत तेज दवाइयाँ होती हैं, जहरीली होती हैं और इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। अगर सिर्फ ड्रिप है तो ऐसा क्यों? कीमोथेरेपी और आम दवाइयों में फ़र्क यह है कि कीमोथेरेपी ऑब्वियसली कैंसर सेल्स को उसने मारना है। जब उसने हमारी बॉडी में जाना है, उसने सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं अटैक करना, उसने हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी अटैक करना है, जिसकी वजह से पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट की जो रेंज होती है वो बाकी दवाइयों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जैसे कि रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस का डर होता है, तो हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड्स के शॉट्स लगाते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट्स में कोई एलर्जिक रिएक्शन ना आ सके। उसके बाद ये होता है कि जब हम पेशेंट को दवाई लगा देते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट को जितने भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक उल्टी आने का डर होता है, मतली होने का डर होता है, या लूज मोशन आने का डर होता है, तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं हम मरीज़ को डिस्चार्ज पे लिख कर देते हैं। और जो पेशेंट्स जिनकी टॉलरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती बिकॉज ऑफ एज, के उनकी एज ज़्यादा है, या उनको साथ कोई और कंडीशंस चल रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, या जिगर का कोई मसला है, किडनी का कोई मसला है, उन पेशेंट्स को हम एडमिट करके अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी कीमोस लगाते हैं, ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो हम उसी वक्त उसको मैनेज कर सकें। तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके मुताबिक पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, हाइट और उसकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन के लिहाज से डोज डिसाइड की जाती है। कीमोथेरेपी की डोज हर मरीज में सेम नहीं होती, हर पेशेंट में डोज जो होती है वो डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया और अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स हम वो डोज निकालते हैं। तो उतनी ही डोज देते हैं मरीज को जितनी वो बर्दाश्त कर सके, और उसके अलावा हमेशा फर्स्ट साइकिल में कम डोज दी जाती है, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया मरीज इसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। डॉक्टर जवेरिया, कीमोथेरेपी की वजह से देखा गया है कि बाल जड़ से झड़ जाते हैं। ये बहुत डिस्टर्बिंग बात होती है। तो क्या ये परमानेंट होते हैं, वापस आ जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स स्पेशली फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि कीमोथेरेपी के बाद हमारे बाल अब वापस आएंगे या नहीं। तो ज़्यादातर 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर ये बाल वापस आ जाते हैं। ये इरिवर्सिबल लॉस नहीं होता। ये जब कीमो के साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद पेशेंट्स की रीग्रोथ शुरू हो जाती है और बाल आना शुरू हो जाते हैं वापस। हाँ, लेकिन कमज़ोरी की वजह से, या अगर कुछ पेशेंट्स में, जैसे आदमियों में हेरिडिटरी बाल्डनेस वगैरह होती है, तो उनमें जैसे बाल कम हो जाते हैं तो वो चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज कीमो की वजह से जो बाल झड़ते हैं वो वापस आना वो शुरू हो वापस आए? जाते हैं। ओके, दिस गुड न्यूज़। डॉक्टर जवेरिया, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है बहुत बहुत वैल्यूबल है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपकी भी, जैसे मेरी आंखों से कई पर्दे उठे, उम्मीद है आपको भी बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन बहुत आसान फहम अल्फाज में मिली होगी। इस हवाले से, कैंसर के हवाले से और कोई सवालात हो, प्लीज़ लिखिए। हम सब इस मिशन में शामिल हैं कि आगाही फैलाएं और आप सब तक पहुंचाएं। अभी तक के लिए डॉक्टर जवेरिया को और डॉक्टर समर आसिफ को ओपीडी ऑनलाइन से अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।